नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले, मुसीबत में भारत ने मदद की, अपनी जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, समर्थन देते रहेंगे। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके अपने पहले विदेश दौरे पर भारत आए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को यकीन दिलाया कि वे अपने देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति के तौर पर पहली बार भारत दौरे पर आए दिसानायके ने सोमवार को कहा कि श्रीलंका भारत की मदद से आगे बढ़ेगा और पड़ोसी देश को भी वे अपना समर्थन देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीएम म्यूजियम का राहुल को लेटर, नेहरू के डॉक्यूमेंट लौटाएं। इनमें एडविना जेपी आइंस्टाइन को लिखी चिट्ठियां 2008 में सोनिया ने म्यूजियम से मंगवाए थे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री म्यूजियम की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेटर लिखा गया है, जिसमें उनसे नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने सोमवार को कहा कि 2008 में यूपीए कार्यकाल में 51 बक्सों में भरकर नेहरू के पर्सनल लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। या तो वे सभी लेटर वापस किए जाएं या फिर इन्हें स्कैन करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रधानमंत्री म्यूजियम का हिस्सा थे। रिजवान ने कहा कि सितंबर 2024 में भी मैंने सोनिया गांधी को लेटर लौटाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिलने पर मैंने अब राहुल गांधी को पत्र लिखा है। राहुल गांधी को रिजवान ने 10 दिसंबर को लेटर लिखा था। हालांकि इसकी जानकारी अब सामने आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची। उस पर लिखा था, फिलिस्तीन आजाद होगा। बोली, मुझे क्या पहनना है ये कोई रूढ़िवादी नहीं बताएगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को संसद में फिलिस्तीन के समर्थन वाला एक बैग लेकर पहुंची। इस पर लिखा है, फिलिस्तीन आजाद होगा। हैंडबैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। इसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। वहीं दोस्तों, इससे पहले जून 2024 में भी प्रियंका गांधी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी। प्रियंका गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था कि यही सोच रखने वाले हर व्यक्ति और दुनिया की हर सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे इजराइल सरकार के नरसंहार की निंदा करें और उन्हें रोकने के लिए मजबूर करें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टीएमसी ने पूछा, कांग्रेस बताए ईवीएम कैसे हैक हो सकता है। जम्मू कश्मीर सीएम भी बोल चुके, जीतने पर जश्न, हारने पर सवाल उठाना ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने सोमवार को कहा कि जो लोग ईवीएम पर संदेह करते हैं उन्हें यह दिखाना चाहिए कि उन्हें कैसे हैक किया जा सकता है। बेतरतीब बयानबाजी से कुछ नहीं किया जा सकता। अभिषेक ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले लोगों के पास अगर कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग को डेमो दिखाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। निर्मला सीतारमण बोली, नेहरू ने संविधान संशोधन स्वार्थ के लिए किया। खड़गे बोले, आप जेएनयू से पढ़ी, मैं म्युनिसिपल स्कूल से, आपकी हिंदी अंग्रेजी अच्छी लेकिन कर्म नहीं। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में सोमवार को संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर तकरार हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। यह सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए किया गया था। उनकी इस टिप्पणी पर खड़गे ने कहा कि जो लोग तिरंगे, अशोक चक्र और संविधान से नफरत करते थे वे आज शिक्षा दे रहे हैं। जब संविधान बना तो इन लोगों ने इसे जला दिया था। जिस दिन संविधान अपनाया गया था, इन्होंने रामलीला मैदान, दिल्ली में बाला साहेब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के पुतले जलाए थे। आरएसएस के नेता संविधान का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि यह मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। खड़गे ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू से ग्रेजुएट है। मैंने म्युनिसिपल स्कूल से पढ़ाई की है, लेकिन संविधान हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। निर्मला जी की हिंदी और अंग्रेजी दोनों अच्छी होंगी, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। छलावा कर रहे हैं केजरीवाल, आम आदमी पार्टी मुखिया के घर के बाहर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत भी मौजूद रही। भाजपा ने केजरीवाल पर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल महिला सुरक्षा के नाम पर केवल छलावा कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने आम आदमी पार्टी प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके घर में महिला सांसद के साथ बदसलूकी होती है वे महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं रखते। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में फिर प्रदूषण बढ़ गया, सड़क बनाने पर लगी रोक, बड़े रिपेयरिंग के काम भी नहीं होंगे, 5वीं तक के क्लास हाइब्रिड मोड में चलेंगी।
जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में सोमवार दोपहर 2:30 बजे AQI का लेवल 366 रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने शहर में GRAP3 यानी कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए हैं। NCR इलाकों में भी यह प्रतिबंध लागू रहेंगे। AQI का यह लेवल हवा की बहुत खराब श्रेणी को दिखाता है। दरअसल दोस्तों, GRAP3 प्रतिबंध लागू होने से 5वीं तक की क्लासेस हाइब्रिड मोड में चलेंगी। इसके तहत पेरेंट्स के पास ऑप्शन है कि वे बच्चों की घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाएं या फिर फिजिकल क्लासेस के लिए स्कूल भेज दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। MP के शहडोल में पारा 1 डिग्री, अयोध्या में 2.5 डिग्री, कानपुर में 4.5 डिग्री के साथ 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान में पत्तों पर बर्फ जमी। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण देश के उत्तरी राज्यों में सर्दी तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश में 7 दिनों से शीतलहर चल रही है। सोमवार को भोपाल, जबलपुर समेत 37 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। शहडोल में तापमान 1 डिग्री पहुंच चुका है। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पारा 2.5 डिग्री पहुंच चुका है। कानपुर में 13 साल का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहां 2011 में 15 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री दर्ज हुआ था। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर राजस्थान में अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। सीजन में पहली बार शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फ्रांस के मायोट में 100 साल में सबसे बड़ा तूफान आया। 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की है आशंका। लोग बोले ये परमाणु बम जैसा है। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर के द्वीप मायोट में आए एक चक्रवाती तूफान चीडो ने भारी तबाही मचा दी है। CNN के मुताबिक चक्रवात के दौरान 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिसकी वजह से दर्जनों बस्तियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चीडो को मायोट में पिछले 100 सालों में आया सबसे बड़ा भीषण तूफान के रूप में जाना जा रहा है। ऐसी आशंका है कि कम से कम 1000 लोग इस तूफान की चपेट में आने से मारे गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। इस तूफान ने इतनी तबाही मचाई है कि लोग इसकी तुलना परमाणु बम से कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन, हरियाणा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। बीजेपी अध्यक्ष बोले कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार MSP की गारंटी दे। विज ने कहा ट्रेन न रोकें। जी हाँ दोस्तों, शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सोमवार को हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। हिसार, सोनीपत, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। हांसी में किसान ट्रैक्टर पर रामायण टोल से मिनी सचिवालय तक गए। वहीं सोनीपत के खरखोदा में रोहणा बाईपास चौक से मार्च निकाला गया। हालांकि दोस्तों, पंजाब में मार्च निकालने का ऐलान नहीं हुआ था। यहाँ 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। घाटे में चल रही है बीजेपी शासित 22 के 22 राज्यों की सरकारें। दिल्ली की CM आतिशी का वार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए प्रदेश की महिलाओं के लिए 2 बड़ी सौगातें दी है, जिनमें चुनाव तक महिलाओं को 1000 रुपए और चुनाव के बाद राशि बढ़ाकर 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री आतिशी ने इस योजना को लेकर आज तक से विस्तार से चर्चा की और आतिशी ने कहा कि बीजेपी शासित 22 के 22 राज्यों की सरकारें घाटे में चल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन के दौरे पर जाएंगे NSA अजीत डोभाल। 5 साल बाद भारतीय अधिकारी का दौरा, सीमा विवाद सुलझाने पर विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जल्द ही चीन के दौरे पर जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डोभाल का यह दौरा 18 दिसंबर को होगा। इस दौरान वे चीन के विदेश मंत्री यांग वी के साथ सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों के समाधान पर बातचीत करेंगे। भारत चीन के बीच इस साल अक्टूबर में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सहमति बनी थी। इसके लिए दोनों देशों ने अजीत डोभाल और वांग यी को स्पेशल प्रतिनिधि बनाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग वाली याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला ये बेहद क्रूर। निर्भया केस की 12वीं बरसी पर अर्जी लगाई गई। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को निर्भया केस की 12वीं बरसी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। इसमें दुष्कर्म के आरोपियों को नपुंसक बनाने की मांग की गई थी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर गाइडलाइंस बनाने और कानूनों में सुधार सहित 20 मांगे की गई थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि यह मांग बेहद क्रूर है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों को याचिका पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। महिला वकीलों के संगठन सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन ने याचिका में सार्वजनिक इमारतों और जगहों पर CCTV कैमरे लगाने, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी और OTT के अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने की बात फिर से दोहराई। कहा युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी। देश
देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर हफ्ते में 70 घंटे काम करने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को यह समझना होगा कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और भारत को नंबर 1 बनाने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आकांक्षाएं ऊंची रखनी होगी, क्योंकि 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता है। इसका मतलब है कि 800 मिलियन भारतीय गरीबी में है। अगर हम कड़ी मेहनत करने की स्थिति में नहीं है तो कौन कड़ी मेहनत करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नए साल से नया रूल, इंदौर में भिखारियों को भीख देने वालों की खैर नहीं, दर्ज होगी एफआईआर, 1 जनवरी से सख्ती। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर को भिखारियों से मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना शुरू कर देगा। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि प्रशासन ने इंदौर में भीख मांगने वालों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है। इंदौर कलेक्टर ने कहा कि भीख मांगने के खिलाफ हमारा जागरूकता अभियान इसी महीने के अंत तक शहर में चलेगा। अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी से भीख देते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं इंदौर के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि वे लोग भीख देकर पाप के भागीदार न बने। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हाल ही के महीनों में लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने वाले तमाम गिरोहों का पर्दाफाश किया है और भीख मांगने में शामिल कई लोगों का पुनर्वास भी किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 81,748 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 100 अंक गिरा। बीएसई मिड कैप 350 अंक चढ़ा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 384 अंक की गिरावट के साथ 81,748 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट रही, ये 24,668 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बीएसई मिड कैप 350 अंकों की तेजी के साथ 48,126 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी रही। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 40 में गिरावट और 9 में तेजी रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। एनएससी के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी रियल्टी सबसे ज्यादा 3.10% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में डॉक्टर रेड्डीज, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाइटन, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और अडानी पोर्ट्स रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आज सोना और चांदी में मामूली गिरावट आई। सोना 14 रुपए गिरकर 76,908 पर आया। चांदी 89,515 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दामों में आज हल्की गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 14 रुपए गिरकर 76,908 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 22 कैरेट सोने का भाव 70,448 और 18 कैरेट सोने का भाव 57,681 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी के दाम में आज 461 रुपए की गिरावट आई है और अब चांदी 89,515 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अंबानी और अडानी एलिट सेंटी बिलियनियर क्लब से हुए बाहर। दोनों की नेटवर्थ इस साल $100 बिलियन से नीचे पहुंची। जी दोस्तों, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इस साल ब्लूमबर्ग की $100 बिलियन यानी कि करीब 8.49 लाख करोड़ रुपए वाली सूची से बाहर हो गए हैं। इसी के साथ ही ये दोनों बिलियनियर एलिट एंटी बिलियनियर क्लब से बाहर हो गए हैं, जो $100 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ वालों के लिए बना है। हालांकि भारत के टॉप 20 अमीरों की संपत्ति जनवरी 2024 से अब तक $67.2 बिलियन बढ़ी है। जिन लोगों की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी है उनमें IT टाइकून शिव नादर और सावित्री जिंदल शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जाकिर हुसैन को पंडित रविशंकर ने उस्ताद कहा था। अपना तबला खुद उठाते थे। सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला। एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड भी जीते। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में मशहूर तबला वादक पद्म भूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का सैन फ्रांसिस्को में 73 साल की उम्र में निधन हो गया। उस्ताद ने तबले को आम आदमी की समझ में आने वाला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाया था। उनका कहना था कि तबले के बिना भी क्या जिंदगी है, यह मेरे लिए सोचना भी असंभव है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोलकाता दुष्कर्म हत्या केस में डॉक्टर्स 10 दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे। पूर्व प्रिंसिपल घोष को बेल देने का विरोध। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करने की मांग की। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या केस में 2 आरोपियों को जमानत मिलने से डॉक्टर्स गुस्से में हैं। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स सीबीआई जांच को लेकर मंगलवार यानी कि 17 दिसंबर से कोलकाता में 10 दिन का धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
गावस्कर ने विराट कोहली को सचिन की पारी याद दिलाई, बोले अपने हीरो को याद करें, तेंदुलकर ने बिना कवर ड्राइव खेले 241 रन बनाए थे। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को सचिन की सिडनी में खेली गई 241 रन की पारी को याद करने को कहा है। कोहली गाबा टेस्ट के तीसरे दिन 3 रन बनाकर कवर ड्राइव खेलते हुए आउट हुए थे। कुछ ऐसा ही वाकया 2003-04 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सचिन के साथ हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने सिडनी टेस्ट में बिना कवर ड्राइव खेले कंगारुओं के खिलाफ 241 रन बनाए थे और लगातार ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को छोड़ा था। गाबा टेस्ट में बारिश से प्रभावित रहे तीसरे दिन में ऑस्ट्रेलियाई पेसर हेजलवुड ने कोहली को विकेटकीपर केरी के हाथों कैच करवा दिया। वहीं दोस्तों, सोमवार को स्टंप तक भारत मुश्किलों में फंस गया है। टीम 4 विकेट खोकर मात्र 51 रन बना सकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नवंबर में थोक महंगाई घटकर 1.89% पर आई। खाने पीने की चीजें कम होने से कम हुई, अक्टूबर में 2.36% पर थी। जी हां दोस्तों, नवंबर महीने में थोक महंगाई घटकर 1.89% पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर में थोक महंगाई 2.36% पर थी। सितंबर महीने में थोक महंगाई 1.84% पर थी। सब्जियों और खाने पीने की चीजों के दाम घटने से महंगाई में कटौती आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कमेंटेटर ने बुमराह को बंदर कहा, फिर मांगी माफी। इंग्लैंड की ईसा बोली, तारीफ कर रही थी लेकिन शायद गलत शब्द इस्तेमाल हुआ। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर और फॉक्स स्पोर्ट्स की कमेंटेटर ईशा गुआ ने जसप्रीत बुमराह से नस्लीय टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। ईशा ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के गाबा टेस्ट के दूसरे दिन रविवार 15 दिसंबर को कमेंट्री के दौरान बुमराह के लिए प्राइमेट शब्द का इस्तेमाल किया था। प्राइमेट का एक अर्थ बंदर भी होता है। इसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा तो ईशा ने बुमराह से माफी मांग ली। ईशा गुआ फिलहाल बेस्ट विमेन कमेंटेटरों में से एक है। वे दुनिया भर की लीग, सीरीज और आईसीसी टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करती नजर आती हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। असद ने सीरिया से रूस भेजा था 2 टन कैश, 21 प्लेन से 2000 करोड़ भिजवाए। विद्रोह के बाद देश छोड़कर वहीं भागे। जी हां दोस्तों, सीरिया में सुन्नी विद्रोहियों ने 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इससे ठीक पहले राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए। इसी बीच फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि राष्ट्रपति असद ने रूस में $250 मिलियन यानी कि 2082 करोड़ रुपए नगद भेजे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस लेनदेन में $100 और 500 यूरो के नोट थे। इनका वजन करीब 2 टन था। इसे मार्च 2018 और मई 2019 के बीच दमिश्क से मॉस्को के वानुकोवा एयरपोर्ट पर भेजा गया था। इस पूरी रकम को भेजने में 21 फ्लाइट्स का इस्तेमाल हुआ। मॉस्को पहुंचने पर इसे रूसी बैंकों में जमा करा दिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, जय श्री राम नारा लगाना अपराध कैसे? याचिकाकर्ता से पूछा, मस्जिद के अंदर नारा लगाने वालों की पहचान कैसे की? जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाने वाले मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा कि जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में कथित रूप से जय श्री राम का नारा लगाने वाले 2 लोगों के खिलाफ FIR रद्द करने के 13 सितंबर के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजीव मेहता की बेंच ने पूछा कि दोनों लोग एक धार्मिक नारा लगा रहे थे या कहें कि एक व्यक्ति का नाम ले रहे थे, ये अपराध कैसे हो सकता है? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाबी सिंगर का शो कैंसिल होने पर दर्द झलका, बोले देश सबका किसी एक का नहीं। VHP बजरंग दल हिंदू सिख मुद्दा बना नफरत फैला रहे हैं। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर रंजीत बावा का हिमाचल में शो कैंसिल होने पर दर्द झलका। सिंगर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर नाराजगी जताई। रंजीत बावा ने कहा कि कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स खेलकर हिंदू सिख का मुद्दा बनाया है। बावा ने कहा कि जिस गाने को लेकर मेरा विरोध किया जा रहा है उसे मैं 4 साल पहले ही डिलीट कर चुका हूं। कलाकार लोगों के मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन उनका विरोध करने वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नफरत का सबूत दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अदानी पावर के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, 50,000 का जुर्माना भी लगाया। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को रिन्यूएबल और थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए अडानी ग्रुप को महाराष्ट्र सरकार से दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को अप्रमाणित और लापरवाह करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता श्रीराज नागेश्वर एपुरवार पर अस्पष्ट याचिका के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल दोस्तों, एपुरवार ने आरोप लगाया था कि 6,600 मेगावाट रिन्यूएबल और थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए अडानी ग्रुप को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट याचिकाकर्ताओं के उचित दर पर उचित बिजली सप्लाई तक पहुंच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
भारत में पहली बार चुनावों का आयोजन कब करवाया गया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे, तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।